आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पार्ट चल रहा था अपना। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट था वो कल अपना समाप्त हो चुका था और उसके अंतर्गत अपनों ने एकीकरण का जो पार्ट था वो अपन पढ़ चुके थे। इसके अलावा एक प्रमुख व्यक्तित्व का और पार्ट बाकी है अपना, वो अपन बाद में कभी भी कर लेंगे, क्योंकि वो प्रमुख व्यक्तित्व का जो पार्ट है वो अपन किसी भी समय यानी इन्हीं टॉपिक के साथ में जब अपन यहाँ के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे, उस समय यहाँ पर उन व्यक्तित्व को भी साथ में पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने वहाँ पर आपको प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताया कौन कौन थे, जैसे जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, इनके बारे में अपन पढ़ना है, तो वो अपन बाद में। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले प्राचीन एंड मध्यकालीन इतिहास, यानी इतिहास के बारे में जानकारी। अब सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन प्राचीन इतिहास, यानी राजस्थान का प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास के स्रोत, राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत। तो आज का जो हेडिंग डालेंगे आप वो डालेंगे राजस्थान के इतिहास के प्राचीन स्रोत। इतिहास के स्रोत, राजस्थान के इतिहास के स्रोत। अब दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, तो इतिहास सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इतिहास, और इतिहास क्या है इसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इतिहास क्या है? तो याद रखना, इसकी एक डेफिनेशन भी है। इतिहास किसे कहा जाता है? तो इतिहास अतीत की घटनाओं को, क्या याद रखना है, अतीत की घटनाओं की जानकारी, अतीत की घटनाओं की जानकारी जिन साधनों के माध्यम से, अतीत की जानकारी जिन साधनों के माध्यम से पता चलती है वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी अतीत की जो घटनाएं घट चुकी है, यानी प्राचीन काल में जो घटनाएं घट चुकी है उनकी जानकारी के बारे में जो पता चलेगा वो किन्हीं साधनों के द्वारा या उपकरणों के द्वारा जो पता चलेगा वो ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उसी को राजस्थान के इतिहास के स्रोत में रखा जाता है। आज बताता हूं आपको, जैसे कि आज अपन यहां पर बैठे हुए हैं और कहीं चलकर भूकंप आ गया और भूकंप आने की वजह से बिल्डिंग आज यहां पर गिर जाती है, तो गिरने के बाद में यहां पर अपने जो जितने भी स्टूल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, पेन्स, बुक्स वगैरह जो भी हैं अपनी, वो सारी क्या हो जाएगी? वो सारी दफन हो जाएगी। तो जब हजारों सालों के बाद में जब वापस पृथ्वी का निर्माण होगा, जब वापस इतिहासकार होंगे, उनके द्वारा पूरा तत्ववेता होंगे, उनके द्वारा क्या किया जाएगा? खोज की जाएगी। जब खोजा जाएगा, नीचे खुदाई की जाएगी, खुदाई में जब निकलेगा यहाँ से ये एलईडी निकलेगी। जरूरी नहीं ये ऐसी चलती हुई मिले उस समय, नहीं, उस समय टूटी फूटी मिल सकती है, या इसका कोई भी उपकरण मिल सकता है। ये पेन मिलेगा तो उस समय वो पता करेंगे ये इस तरह की चीज थी जिससे इस पे यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो वो साधन जब मिलेंगे तो वो क्या कहलाता है? इतिहास, यानी उसके बारे में जानकारी। तो इतिहास की डेफिनेशन लिख लीजिए दोस्तों। इतिहास की क्या लिखनी है? अतीत की घटनाओं अतीत की घटनाओं की जानकारी जिन साधनों के माध्यम से प्राप्त की जाती है वह इतिहास कहलाता है। तो यानी अतीत की जो भी घटनाएं थी उनकी जानकारी जिन साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान के इतिहास के स्रोत, यानी राजस्थान के इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं इतिहास के स्रोतों के आधार पर। तो दोस्तों क्या याद रखना है? इतिहास के स्रोत। कौन कौन से आपके? पहला पुरातात्विक स्रोत,
पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, तो ये दोस्तों याद रखना आपको, पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आएगा। पुरातात्विक स्रोतों में आपका आएगा वो उपकरण जो अपने को खुदाई के दौरान कहीं से प्राप्त हुए, जो अभिलेख हो गए, जो सिक्के हो गए, या ताम्रपत्र हो गए, या मृदभांड हो गए, तो वो सारे क्या आते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंदर। साहित्यिक स्रोत जो ग्रंथों में लिखा गया, जो ग्रंथों के द्वारा जिनके बारे में पता चलता है, जो साहित्य के द्वारा पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं साहित्यिक स्रोत। तो यहां पर पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, तो दोस्तों याद रखना पुरातात्विक स्रोतों में एक तो आता है आपका अभिलेख, दूसरा आती है आपकी मुद्रा यानी सिक्के, और तीसरा आता है आपका ताम्रपत्र। यहां पर यह पढ़ेंगे। इसके अलावा मृदभांड भी होते हैं, मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, तो मृदभांड वगैरह भी होते हैं। तो अभिलेख, सिक्के और ताम्रपत्र यानी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत ये सारी आती है। तो अब साहित्यिक स्रोतों के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या है, तो यहां पर डाल दीजिए हेडिंग साहित्यिक। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर दोस्तों याद रखना आप लोग, पहला आता है आपका संस्कृत भाषा का साहित्य, यानी संस्कृत भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा का साहित्य। दूसरा आता है आपका रासो साहित्य, दूसरा क्या आता है आपका रासो साहित्य। तीसरा आता है आपका वैली साहित्य, वैली साहित्य। चौथा आता है आपका ख्यात साहित्य, अगला आता है आपका जैन साहित्य, छठा आता है आपका पुरालेखी सामग्री, यानी पुरालेखी सामग्री के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो सारा, और अंतिम होता है आपका उर्दू फारसी में, उर्दू फारसी में लिपिबद्ध साधन। तो इन सब के बारे में दोस्तों अपन क्या करेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे। ये हैं आपके राजस्थान के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, जिनके अंतर्गत अपने को साहित्य की जानकारी मिलती है, जिसके अंदर संस्कृत भाषा का साहित्य, रासो साहित्य, वैली साहित्य, ख्यात साहित्य, जैन साहित्य, पुरालेखी सामग्री, उर्दू फारसी में लिपिबद्ध साधन, ये सारे क्या होते हैं, इनसे अपने स्रोतों की पता चलती है। तो अब अपन जो पढ़ेंगे सबसे पहला वो पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है दोस्तों, तो पुरातात्विक स्रोत वापस देख लेना दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी वह स्रोत जो उत्खनन के द्वारा
प्राप्त किए जाए वो क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो लिख दीजिए यहां पर। और ये इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक क्या है, मान्य है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो भी वस्तुएं मिलेगी वो सारी क्या होगी, उस समय की होगी, उस काल की होगी। इस वजह से ये सर्वाधिक अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक अच्छे माने गए। तो क्या लिखना है आपको, पहली लाइन, यह इतिहास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक क्या हैं, साक्ष्य हैं। इसके अध्ययन में क्या क्या चीजें मिलेगी, तो इसके अध्ययन के तहत खुदाई के समय जो सामग्री प्राप्त हुई, जैसे कोई पत्थर मिला है, कोई औजार मिला है, या कोई भी मृदभांड मिले हैं, वो सारे क्या आएंगे इसके अंतर्गत, पुरालेखी सामग्री के अंतर्गत आएंगे। तो ये था आपकी पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अपन जो पहला पढ़ने वाले हैं, और आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए, जैसे ये पूछेंगे तो नहीं, लेकिन कभी पूछ लिया जाए पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो लिख लेना ये लाइन भी। क्या लिखना है दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, यानी पुरातत्व विभाग जो था उसके द्वारा यहां पर पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है पुरातत्व का जनक। और इन्होंने एक विभाग की स्थापना की, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। किसने, इन्होंने। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब की दोस्तों, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी ये 1861 में। कब, 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जिन्हें पुरातत्व का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो ये था आपका पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, अभिलेख, सिक्के और ताम्रपत्र। तो अगला हेडिंग डालिए आप, अभिलेख। अभिलेख क्या पढ़ेंगे अपन, अभिलेख। ये पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों को शिलालेख भी कहते हैं, प्रशस्ति भी कहते हैं, वही सारा। तो अभिलेख जो थे, ये अभिलेख सर्वाधिक मान्य माने गए, क्योंकि ये अभिलेख उस शासक जो भी शासक थे या जिनके थे उनके काल के हैं, यानी उन्हीं के द्वारा इनको खुदवाया गया है। इसलिए इनको सर्वाधिक पुरातत्व के अंतर्गत सर्वाधिक क्या माना जाता है, मान्य माना जाता है। तो लिखिए, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। तो ये बात हो गई। अब ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्यों? तो सबसे बड़ी पहली चीज इसकी याद रखना, एक तो ये क्या है, तिथि युक्त है। दूसरी बात,
समसामयक है। क्या है ये? तिथि युक्त भी हैं और समसामयक है, यानी तिथि युक्त है, यानी तिथि उनके ऊपर लिखी हुई है, दिनांक लिखी हुई है कि इस समय का यह शासक था, इसके बारे में यह उपलब्धियां थी, इन सब के बारे में इस पर जानकारी मिलती है। और समसामयिक यानी उस समय के थे, इस वजह से ये समसामयिक थे। अब बात आ जाती है प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा। किसकी? प्रारंभिक अभिलेखों भाषा। प्रारंभिक अभिलेखों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। इसके बाद में मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी? ये तो प्रारंभिक अभिलेख, फिर आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा। मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो यहां पर याद रखना संस्कृत, फारसी, उर्दू, राजस्थानी, ये इनकी भाषा थी। यानी मध्यकालीन अभिलेखों की क्या थी? यहां पर ये आपकी भाषा हो गई। इसके अलावा जिन अभिलेखों के ऊपर क्या लिखी जाती थी? जो शासक होते थे उन शासकों की उपलब्धियां, उनको क्या कहा जाता था? प्रशस्ति। याद क्या रखना है आपको? याद रखना है आपको प्रशस्ति। जिन अभिलेखों पर शासकों, जिन अभिलेखों पर शासकों 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 की उपलब्धियां लिखी जाती थी, वह प्रशस्ति कहलाते। तो दोस्तों, जिन अभिलेखों पर शासकों की उपलब्धियां लिखी जाती थी वह क्या कहलाते थे? प्रशस्ति कहलाते थे। और अभिलेखों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहते हैं? तो उनको अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। याद रखना, एपिग्राफी। या तो अभिलेख शास्त्र कहेंगे या एपिग्राफी उसको कहा जाएगा। किसको? अभिलेखों के अध्ययन को। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाएगा। ये याद रखना। और इनकी शैली जो होती थी, अभिलेखों की जो शैली होती थी वह गद्य एवं पद्य दोनों होती थी। इनकी शैली क्या याद रखना है आपको? शैली गद्य व पद्य, यानी गद्य और पद्य मिश्रित होने के कारण इसे क्या कहा गया है? चंपू शैली। क्या कहा गया है इसे? चंपू शैली भी इसे कहा गया है अभिलेखों के। यानी ये जो शैली थी गद्य और पद्य की दोनों मिश्रित शैली जो थी उसे चंपू शैली कहा जाता। तो ये था दोस्तों आपका अभिलेखों के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन कौन कौन से अभिलेख हैं, कौन कौन सा अभिलेख कहां से मिला है, उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है और वो किस समय का है। तो ये सारी, तो अब पढ़ेंगे अपन अगला जो है वो अभिलेख, कौन कौन सा अभिलेख कब कब बना है। तो हेडिंग डाल दीजिए आपका पहला गोसुंडी अभिलेख। पहला आपको डालना है
गोसुंडी अभिलेख। और गोसुंडी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, पता ही है अपने, चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ गोसुंडी गांव है, वहां से गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। ये जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, ये समय इसका, तो इसका समय जो है आपका वो द्वितीय शताब्दी। क्या है इसका, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का, यानी द्वितीय शताब्दी जो ईसा पूर्व है उसका है इसका समय है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों याद रखना, खोज ये की गई थी डॉक्टर डी आर भंडारकर ने, यानी डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा गोसुंडी अभिलेख की क्या की जाती है, खोज की जाती है। इसके बाद में यहां से सर्वप्रथम याद रखना दोस्तों, यहां से क्या पता चलता है अपने को, किस बारे में, इसके बारे में पता चलता है। तो यहां से दोस्तों याद रखना आपको भागवत संप्रदाय यानी वैष्णव जो संप्रदाय है उसके बारे में यहां से पता चलता है। किसके बारे में, भागवत संप्रदाय, या इसी को क्या कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय के बारे में अपने को क्या चलती है, यहां से पता चलता है। यानी इस गोसुंडी अभिलेख से आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भागवत या वैष्णव संप्रदाय के बारे में जो पता चलता है वो किस अभिलेख से चलता है, तो वो आपका गोसुंडी अभिलेख से, जो समय इसका क्या है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, और इसकी खोज जो की थी डॉक्टर डी आर भंडारकर। दोस्तों इस अभिलेख की जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखना। और ये कहां से प्राप्त हुआ है, चित्तौड़गढ़ से, यानी चित्तौड़गढ़ के जो अंदर जो गोसुंडी है वहां गोसुंडी गांव से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। और यह एक मंदिर की प्राचीर से प्राप्त हुआ है, यानी एक मंदिर के ऊपर उत्कीर्ण कर रखा है, जो पत्थर की एक शिला है उसके ऊपर उत्कीर्ण कर रखा है। तो यह आपका हो गया गोसुंडी अभिलेख, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला लिखिए आपका बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख आपका भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से कहां से प्राप्त हुआ है, भीलवाड़ा जो जिला है वहां से यह प्राप्त हुआ है। और यह शिलालेख कहा जाता है कि यह शिलालेख 1170 ईस्वी का है। कब का है, समय 1170 ईस्वी का यह शिलालेख है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके प्रशस्तिकार कौन है, तो दोस्तों याद रखना, प्रशस्तिकार, तो याद रखना दोस्तों इसके प्रशस्तिकार थे आपके गुणभद्र। जो गुणभद्र हैं वो इनके क्या कहलाते हैं, प्रशस्तिकार। गुणभद्र जो थे आपके इसके प्रशस्तिकार थे। और आपसे एक और प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार, यानी ये किसके द्वारा यहां पर लगाया गया और ये कहां पर लगाया गया, तो याद रखना बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर जो है, कौन सा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। इस पार्श्वनाथ मंदिर पर ये क्या करवा रखा है, उत्कीर्ण करवा रखा है। और इसे उत्कीर्ण करवाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, लोलाक। लोलाक जो था, इसके द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर पर यह अभिलेख लगवाया गया है। और इसके बारे में यहां से क्या जानकारी मिलती है, तो याद रखना दोस्तों, यहां से 551 ईस्वी, कब, 551 ईस्वी में जो चौहान वंश था, उस चौहान वंश के आदि पुरुष यानी मूल पुरुष जो थे वासुदेव चौहान, कौन,
वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के द्वारा कहां पर? वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर में, इस सांबर में, सांबर इडली डोसा सांबर वाला नहीं है, ये सांबर जयपुर के अंदर एक स्थान है, वो सांबर, उस सांबर में किसकी स्थापना की? चौहान वंश की, चौहान वंश की स्थापना की। और यहां पर एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? सांबर। यानी इस सांबर झील का जो निर्माण का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो इसी बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां का और बनता है दोस्तों कि यहां से जो राजस्थान के कुछ शहर हैं, कुछ स्थान हैं, उन स्थान के प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे प्राचीन नाम कौन कौन से? जबलीपुर, किसका नाम है? जालोर का। श्रीमाल, यह नाम है आपका बीनमाल का। बीनमाल जो है उस बीनमाल का श्रीमाल नाम मिलता है। और जाबालीपुर जो है उसका जालोर का नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है? जाबालीपुर मिलता है। यानी ये यहां पर इस बिजोलिया अभिलेख से प्राचीन नाम मिलते हैं। समय मिलता है 1170 ईस्वी का। प्रशस्तिकार गुणभद्र थे इसके, पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। और यहां पर जो लगाने वाला व्यक्ति था वो कौन था? लोलाक था। और यहां से जो जानकारी मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि यहां पर चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष था कौन? वासुदेव चौहान। इसके द्वारा कहां पर? सांबर में किस वंश की नींव डाली जाती है? सांबर में चौहान वंश की नींव रखी जाती है। और इसके साथ में ही यहां पर इसके द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है। इसके बारे में यहां से पता चलता है। तो दोस्तों, आपको सभी को आज की क्लास कैसी लगी इसका मुझे कमेंट्स करके जरूर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इसे अधिक से अधिक शेयर कर हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।